अस्सलाम वालेकुम। हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट चल रहा है। इसके अंदर लास्ट टाइम हमने जो चीज़ें देखी थी वो देखा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ हो सकती है, सेक्शन 12 देखा था, और साथ में कहाँ नहीं हो सकती, सेक्शन 21 देखा था। आज हमने देखना है कि रेक्टिफिकेशन, रिसेशन और कैंसिलेशन, तीन चीज़ें जो ये क्या है, इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं या ये क्यों होती हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है ये तीनों चीजों का कि रेक्टिफिकेशन, अब ये रेक्टिफाई करना होता है दुरुस्त करना। अब बात देखिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है ना, तो उसके अंदर एक मैक्सिम है, लिख लें आप, कहते हैं इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट, equity looks to the intent, looks to the intent rather than the form, rather than the form। मतलब ये है कि इंसाफ के तकाजे वहां हैं कि आप इंटेंशन देखें, इक्विटी, मुसावात, बराबरी वहां है कि आप देखा जाए कि इंटेंशन मेकर की क्या है। आप देखते हो क्राइम भी, अगर क्रिमिनल के अंदर भी जाते हैं तो इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है। yes, यहां पे भी कहते हैं इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म। तो यहां पे देखिए वो यही कहता है कि जब इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि जहां कहीं मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए, और मिस्टेक क्या हो, म्यूचुअल मिस्टेक क्या हो, म्यूचुअल मतलब 2 है, 3 है, 4 लोग हैं, वो आपस में करते हुए कुछ भूल गए हैं। लेकिन सर वो कह रहा है थ्रू फ्रॉड भी हो सकता है। देखिए, अब कुछ मेरे और आपसे कुछ हो सकता है ना कि गलती होगी, म्यूचुअली गलती होगी, ठीक है, लेकिन क्या है, हो सकता है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट, देखा है ना, वेयर थ्रू फ्रॉड आर अ म्यूचुअल मिस्टेक। 2 चीजें बोल रहा है, कौन सी, फ्रॉड एंड म्यूचुअल। कह रहा है कि चाहे फ्रॉड है चाहे म्यूचुअल मिस्टेक से जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो अपनी इंटेंशन नहीं एक्सप्रेसली जाहिर कर पा रहा। अब देखिए, मैंने उस दिन भी एग्जांपल दी थी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। कहता है व्हेन through fraud or a mutual mistake of the parties, a contract or other instrument in writing does not truly express their intention। मैंने इसीलिए लिखवाया looks to the intent, वो क्या नहीं कर पा रहा, truly express their intention either party, किसी पार्टी की, or is representative in interest, या वो मर गया तो उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट आ गए, may institute a suit to have the instrument rectified। वो क्या कर सकते हैं, सूट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, क्या करने के लिए, इसकी दुरुस्तगी के लिए, ठीक है। एंड इफ द कोर्ट फाइंड इट क्लियरली प्रूव दैट देयर हैज बीन फ्रॉड और मिस्टेक, और अगर साबित हो जाता है कि वहां पे क्या है, फ्रॉड या मिस्टेक का एलिमेंट है इन फ्रेमिंग द इंस्ट्रूमेंट, बनाते हुए, एंड सर्टेन द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इन एग्जीक्यूटिंग द सेम, ठीक है, द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन। मैंने कहा कि टोटल का टोटल कानून क्या है, डिस्क्रिशनरी है, मे वाला है, मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन रेटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सो एज टू एक्सप्रेस देयर इंटेंशन सो फार as this can be done without prejudice to right acquired by third person in good faith and for value, ठीक है। वो उन चीजों को भी ख्याल रखना कि अगर उन दोनों में से तीसरे को दे दिया है तो उसका भी ख्याल रखना कि अगर उसने गुड फेथ में ले लिया है और वैल्यू के एतबार से, तो उसका भी ख्याल रखें। इंटेंशन जब भी कोर्ट ने रेटिफाई करना है तो इस चीजों को सारियों को मद्देनजर रखना, इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, कहीं प्रेजुडिस नहीं होना कोर्ट को। ये इसके नीचे देखे, मैंने एग्जांपल दी हुई है, आपको बताई हुई है कि कोई बंदा एक बी सेल करता है, बी को एक घर, उसके 3 घर हैं, उसके 3 गोडाउन्स हैं,
उस जो उसके एडजेसेंट है, क्या बेचता है, हिज हाउस एंड एक गोडाउन बेचता है जो का 3 है, तीनों एडजेसेंट है, एक घर है और एक गोडाउन बेचता है, और क्या गोडाउन में से 3 इकट्ठे गोडाउन है। अब ये नहीं पता कौन सा बेचा है। इट एग्जीक्यूट्स अ कन्वेंस प्रिपेयर्ड, कन्वेंस कहते हैं जो लिखी आपने, जो मुआयदा लिखा, इंस्ट्रूमेंट लिखा, ठीक है। आगे इन विच थ्रू बीज फ्रॉड ऑल 3 गोडाउन्स आर इंक्लूडेड, उसने क्या किया, तीनों शामिल कर लिए उसके अंदर। वन ऑफ 2 गोडाउन विच वर फ्रॉडुलेंटली इंक्लूडेड, बी गिव 1 टू सी, एक उसने सी को दे दिया, एंड लेट अदर टू डी, एक डी को दे दिया किराए पे। नीदर सी नॉर डी हैव एनी नॉलेज ऑफ फ्रॉड, उन्होंने तो पता ही नहीं है ये फ्रॉड हो रहा है। द कन्वेंस में as against B and C be ratified so as to exclude from its the godown given to C, but it cannot be ratified as to effect D's lease। वो कह रहा है कि रेटिफाई करके बताया जाएगा कि तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इस गोडाउन को तुम दे सकते हो। फ्रॉड के जरिए इसने शामिल कर लिया, लेकिन जिसने लीज पे लिया है उसको तो लीज चलने देना, उसके खिलाफ तो आप ना करें कि भाई जी दुरुस्त हो गया अब तुम भागो, भाई लीज पे है, पैसे लिए। इसीलिए उसने ऊपर बताया कि जो थर्ड पर्सन है उसको आपने नहीं करना, ठीक है। तो हाँ, जहां तक बात है कि किसी को देने की, बेचने की, तो वहां रेटिफाई हो जाएगा कि भाई तुमने गलत बेचा है, मेरा था, बेचा मैंने एक है, तुमने फ्रॉडुलेंटली तीनों लिखवा ली, तो मेरी ये। अब देखो ये फ्रॉड कैसे पता चलता है, तो जो थर्ड पर्सन है, जो 2 ए बी के बीच में कोई सेल परचेज हुई सर, दूसरे उन दोनों ने फ्रॉड किया, लेकिन अगर थर्ड पार्टी उस प्रॉपर्टी को खरीद लेती है, तो कहते हैं बोनाफाइड परचेजर। पहली बात होती है लॉ हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, ठीक है। तो उनको खुद विजिलेंट होना चाहिए हर शख्स को जिस वक्त वो लेता है, केवीए टेम्प्टर जिसको कहते हैं, मुश्तरी होशियार बाश, ठीक है। तो वो कहता है, लेकिन फिर भी अगर आपने गुड फेथ में कोई चीज लिया है तो फिर आपको कॉम्पनसेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कॉम्पनसेट किया, यानी दावा में थर्ड पार्टी हुई, पार्टी हुई, हाँ, जो आप सूट करते हो तो उसमें साथ ही करस्पॉन्डिंग, ये लोग बहुत सारा ऐसा करते थे। अब कहते हैं बाय अ मैरिज सेटलमेंट ए, अब ये आप एग्जांपल पढ़ लीजिएगा। फिर है प्रिजम्पशन एज टू इंटेंट। अब देखिए, अगर प्रिजम्पशन आपने जज ने लेनी है पार्टीज की, तो वो किस तरह लेनी है, ठीक है, प्रिजम्पशन किस तरह लेनी है। अब देखिए, कोई भी चीज मैं कहता हूं कि मैं ये घर खरीदा, ए ने बी से घर खरीदा और खरीदा, साथ में एक गोडाउन भी है, ठीक है, गोडाउन खरीद लिया। अब ये ए ने जो बी से खरीदा है, कितने का खरीदा है, सपोज ये 1 करोड़ का, ठीक है। अब मुझे ये बताया जाए कि सपोज ये 5 मरले का घर है, 1 मरले का गोडाउन है, 6 मरले की 1 करोड़ कीमत किसी इलाके में है। सपोज वो कहते हैं जी हो सकता है कि 5 मरले और 1 करोड़ का हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए क्या 3 गोडाउन्स का इतनी कीमत हो सकती है? नो, यानी आप प्रिज्यूम ही नहीं कर पाते, हाउ कैन दिस पॉसिबल। देखिए ये चीजें हैं ना, सस्ता तो नहीं हो नहीं सकता। एक कॉमन वो बात यहाँ पे यही करता है, कहता है फॉर द पर्पज ऑफ रेटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑल द पार्टीज देयर टू इंटेंड टू मेक एन इक्विटेबल एंड कॉन्सेंसस एग्रीमेंट, कि उनका क्या है, जो उनका कॉन्शेंसियस क्या है एग्रीमेंट, के एक उनका ईमानदाराना तरीके से, ईमानदारी होती है ना, कॉन्शियसनेस क्या होती है, तो उनका एग्रीमेंट इंसाफ के तकाजे पे प्रिज्यूम करते हुए उसको सॉल्व करना है जब भी कोर्ट ने करना है। और प्रिंसिपल क्या मद्देनजर रखने हैं कोर्ट ने, वो कहता है इन रेटिफाइंग अ रिटन इंस्ट्रूमेंट द कोर्ट मे इंक्वायर what the instrument was intended to mean and what were intended to be its legal consequences, and is not confined to the inquiry what the language of instrument was intended to be। सिर्फ इस हद तक नहीं रहना, उसने ये भी देखना है कि इसका जो डॉक्यूमेंट असल कहता क्या है
उसके कॉन्सिक्वेंसेस लीगल क्या होंगे, सिर्फ उस हद तक नहीं रहना कि लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, उसने प्रॉपरली इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं, ठीक है। और फिर क्या होगा, स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट ऑफ रेटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई हो जाएगा तो कोर्ट क्या कर सकती है, अगर तो प्रेयर की हुई है, अगर प्रेयर की हुई है, याद रखिए आपको जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो ड्राफ्टिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो प्रेयर क्लॉज होती है, इस्तदा करते हैं, जो चीज उसके अंदर मांगी हुई है वही मिलनी है। आप कहिए ये तो अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड कुछ नहीं होता। लॉ के अंदर आपने जो जो चीज मांगनी है वो लिखनी है। वो कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में बी फर्स्ट रेटिफाइड एंड देन इफ द प्लेंटिफ हैज सो प्रेड इन हिज प्लेंट एंड द कोर्ट थिंक्स फिट स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, फिर वो इन्फोर्स करवाएगा। अगर ये लिखा हुआ है कि जनाब पहले रेटिफाई करवाओ और फिर इसको इन्फोर्स करवाओ, तो फिर उसको स्पेसिफिकली, अगर ओनली आपने रेक्टिफिकेशन का दावा किया तो उसमें आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ मिले, रेटिफाई हो जाओगे, रेक्टिफाई हो जाओगे, बट लेकिन वो लेके कैसे देगा, वो रिलीफ क्लेम करोगे तो मिलेगी जी, जो जो प्रेयर करोगे वो मिलेगा। इसी तरह रिसेशन आपका अगला क्या है, रिसेंड। अब रिसेशन और कैंसिलेशन में छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन हमने रिसेशन का कभी कोई दावा नहीं देखा, बहुत शाज़ो नादर, लेकिन कैंसिलेशन के बहुत होते हैं। तो इसलिए, लेकिन हमारे क्योंकि सब्जेक्ट है तो हमने इसको पढ़ना भी है। ये रिसेशन के कौन कौन से ऐसे हैं कि कब दावा मनसूख हो सकता है, रिसेंड हो सकता है। रिसेंड का मतलब होता है खत्म होना, मनसूख होना, वापस करना, कैंसिल होना। ये कैंसिल की एक छोटी सी, इसके अंदर क्या है, रेवोकेशन, रिवोक होना, ठीक है। वो क्या है, रिवोक की कैंसिल, ये रेसेशन का मतलब रेवोकेशन के जुमरे में आता है। क्या कहता है जी, व्हेन रिसेशन में बी एडजस्ड, कब रिसेशन का फैसला किया जाएगा, एडजस्ड। कहता है एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड राइटिंग में सू टू हैव इट रिसेंडेड and such recession may be adjudged by court in any of the following cases। ये केसेस बताओ। इन केसेस में रिसेशन हो सकती, कब, कहता है कॉन्ट्रैक्ट या तो वॉइडेबल है या टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ है, या तो है ही वॉइडेबल है। वॉइडेबल आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है वॉइडेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है, वो सेक्शन 19 वाली बातें हैं, ठीक है। वो कह रहा है और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ क्या कर सकता है, उसको टर्मिनेट कर सकता है। दूसरा ग्राउंड है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल फॉर कॉजेज नॉट अपीरेंट ऑन इट्स फेस, उसके कॉन्ट्रैक्ट के फेस से नहीं लग रहा कि वो इलीगल है, अनलॉफुल है, लेकिन वो क्या है अनलॉफुल, एंड डिफेंडेंट इज मोर टू ब्लेम देन द प्लेंटिफ, ठीक है। और कहा जा रहा है कि डिफेंडेंट भी गलत है, हम भी गलत हैं, टोटल बना ही गलत है। वाइड एब नीशो, हम कहते हैं कि ये बना ही गलत था, शुरू से ही अनलॉफुल था, या तो कंसिडरेशन अनलॉफुल के बताया आपको ना, या कंसिडरेशन अनलॉफुल है, या बच्चे के साथ किया है, तो ये सारी चीजें अनलॉफुल के अंदर आ जाती हैं। फिर है वेयर अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू टेक अ लीज हैज बीन मेड, क्या किया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का क्या किया, डिग्री हो गया। टू टेक अ लीज हैज बीन मेड एंड द परचेजर और लेसी मेक्स डिफॉल्ट, परचेजर ने या लेसी ने, जिसने लिया या जो लीज पे बैठा था, इन पेमेंट ऑफ परचेज मनी, पैसे देने थे नहीं दे रहा, आर अदर सम्स विच द कोर्ट हैज ऑर्डर टू पे, उसको कहा गया कि भाई तुमने खरीद लिया, पैसे दो इसको, बोले जी मेरे पास नहीं है, डिफॉल्ट कर गया, तो ऐसी चीजों में ठीक है भाई फिर ना दो, वापस करो इसको, तो वो वहां क्या हो जाएगा, रिसेंड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, रिसेंड। ये ग्राउंड्स है, ठीक है। आगे जी, when the purchaser or lessee is in the possession of subject matter and the court finds that such possession is wrongful, the court may also order him to pay to the vendor or lessor the rents and profits
इफ एनी रिसीव्ड बाय हिम एज सच पोजेसर, जब तक वो पोजेशन में रहा। अब देखो वो तो रिसेंड हो रहा है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो वापस हो गया, अब पोजेशन थी उसकी, तो पोजेशन देते हुए उसने क्या किया, बड़े लैंड लिए उससे, ठीक है, बड़े प्रॉफिट्स खरीदे, तो वो कह रहा है वो भी क्या करने होंगे, उसको वापस करने होंगे, ठीक है। और इन द सेम केस कोर्ट मे बाय ऑर्डर इन सूट इन विच द डिक्री हैज बीन मेड एंड नॉट कंप्लाइड विद, की गई लेकिन उसको कंप्लाई विद नहीं किया, रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट, खत्म करेगा, ईदर so far as regard the party in default or altogether as the justice of case may require, उसको फिर इस तरह ही रिसेंड करेगा जैसे कि इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे रिसेशन की बातें कर रहा है। पहले तो 3 ग्राउंड्स बताया, किन किन ग्राउंड्स पे रिसेशन हो सकती है, वो स्पेसिफिकली ग्राउंड्स है जी, जहां पर आपको कोर्ट ने सर एक केस ऐसा आया था कि उन्होंने 60 लाख रिमेनिंग अमाउंट देनी थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इतनी देर में 60 लाख जमा करवाएं, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये भी सूट था, तो उन्होंने नहीं जमा करवाई, तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो रिसेंड की इसकी जो है वो एप्लीकेशन देनी पड़ती रिसेंड है, केस होता है ना, सूट फॉर रिसेशन है ना, तो ये सूट ही फिर करना पड़ता है जी, रिसेशन का सूट करना पड़ता है, साबित करना पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर ये रिसेंड हो जाता है, ठीक है। ये 3 ग्राउंड पड़े, एक तो वो वाइडेबल है या टर्मिनेबल, दूसरा है कि वो जनाब अपेरेंटली अनलॉफुल है, हाँ अपेरेंटली अनलॉफुल है, और तीसरा है कि वो डिग्री हो जाता है, उसे कहता है पैसे दो, वो देता नहीं, तो ऐसे तीनों सूरतों में क्या हो सकता है, रिसेंड हो सकता है, ठीक है। और जब तक अगर वो पोजेशन में था, उसे एंजॉय करता रहा, उससे रेंट लेता रहा, प्रॉफिट लेता रहा, तो कोर्ट साथ में ये भी करेगी कि वो भी वापस कर। मीन प्रॉफिट तो रॉन्गफुल पोजेशन के थ्रू होते हैं ना, मीन प्रॉफिट का मतलब ये रॉन्गफुल नहीं है ना, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके दी है, दिस इज नॉट कॉल्ड रॉन्गफुल, ठीक है। अगर रॉन्गफुल पोजेशन होगी तो वो मीन प्रॉफिट होगा या मीसनी प्रॉफिट, ठीक है। मैसने होता है ना, एस साइलेंट है तो मीन कहते हैं ना। अच्छा, और इसी तरह जब कोर्ट डिग्री करेगा और उसको सूट के अंदर कंप्लाई विद नहीं किया जाएगा, जो डिफॉल्ट करेगा, तो कोर्ट हर चीज को देखते हुए इंसाफ करेगी, ठीक है, कि क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये इलस्ट्रेशन ए भी दी हुई है नीचे, ये पढ़िएगा, मैं एक पढ़ देता हूं। ए सेल्स अ फील्ड टू बी, देयर इज अ राइट ऑफ वे ओवर द फील्ड ऑफ विच ए हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज। उसने कहा कि ए ने बी को फील्ड क्या किया, बेचा, और उसके ऊपर एक रास्ता भी था जिसका ए को नॉलेज था, बट विच ही कंसील्स फ्रॉम बी, उसने क्या किया, कंसील किया, छुपाया। बी इज एंटाइटल्ड टू हैव द कॉन्ट्रैक्ट रिसेंडेड, पता जनाब मैंने दसा ही नहीं, तो वो रिसेंड करवा सकता है। फिर रिसेशन फॉर मिस्टेक, मिस्टेक के तौर पर भी रिसेशन हो सकती है। रिसेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग कैन नॉट बी जज फॉर मेयर मिस्टेक, क्या कह रहा है, सिर्फ मिस्टेक हो तो रिसेशन नहीं हो सकती, क्या कह रहा है, on the basis of mistake you can't, क्योंकि मिस्टेक का तो पीछे उसने बता दिया क्या है, रेक्टिफिकेशन है, ठीक है। Unless the party against whom it is adjudged can be restored to substantially the same position as if the contract has been not been made, कहता उसको उसी पोजीशन में लाओ, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता तो फिर आप मिस्टेक को ठीक कर लो, फिर मिस्टेक के ऊपर भी आप कर सकते हो, रिसेंड कर सकते हो, लेकिन पहले उसको उसी पोजीशन में लाओ, फिर रिसेंड करवा सकते हो। मिस्टेक पे भी करवाना है तो ये एक उसने एक्सेप्शन दी है ना, उसने कहा पहली तो बात है मेयर क्या है, उस पे मिस्टेक में रिसेंड होना ही नहीं, लेकिन उस सूरत में रिसेंड भी हो सकता है मिस्टेक की वजह से, जब आप उसको उसी पोजीशन में लाएंगे, उसको जो नुकसान हुए, जितना उसने पैसे खर्चा, केस किया, सब किया, जितना उसको वो पहले सब कुछ पे करो, फिर क्या करो, इसको रिसेंड करवा सकते हैं। और अल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रिसेशन इन सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सर ये बड़ी मजे की बात, हाँ, कहता प्लेंटिव इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मे प्रे इन अल्टरनेटिव दैट इफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड इट मे रिसेंड एंड डिलीवर्ड अप टू द कैंसर।
यार उसी में कहता है इसको अगर अब तो आपने देखा होगा सूट फॉर पोजेशन, कैंसिलेशन, रिसेशन सारे लिखे होंगे ना, कोई तो हो जाएगा, कोई तो बन सकता है। स्पेसिफिक इन्फोर्स नहीं होगा तो कोर्ट एंड द कोर्ट इफ इट रिफ्यूजेस टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली मे डायरेक्ट इट टू बी रिसेंडेड एंड डिलीवर अकॉर्डिंगली, एंड कोर्ट में रिक्वायर पार्टी रिसेंडेड टू डू इक्विटी। अब रिसेंड हो रहा है तो उसने जितना उससे फायदा लिया है इक्विटी के वो भी पूरा करो ना। तो मैंने पहले एक लिखवाया एक्ट लुक्स टू द इंटेंट रादर देन द फॉर्म। अब वो कह रहा है ऑन adjudging the rescission of a contract the court may require the party to whom such relief is granted to make any compensation to the other which justice may require। तो ये था क्या आपका रिसेशन। कैंसिलेशन आज ही पढ़ना है कि कैंसिलेशन को कल पे छोड़ दें? थोड़ा रेस्ट करने के बाद चलें फिर देखते। थैंक यू वेरी मच।